एक छोटे से गांव सिही सिकंदरपुर का एक स्थायी निवासी हूँ। बचपन कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, जब याद आती है तो रोना आ जाता है। जब मैं बचपन में था, रोटी के लिए भी आपस में लड़ते झगड़ते देखा। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी का जी जो मुझे ऐसी गरीबी में से उठा के लाए, वहाँ से उठाकर मुझे सीधा पार्टी का प्रवक्ता बनाया। तो आपको राजनीति में तकलीफ नहीं आई आगे बढ़ने में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की आपको महसूस होने वाली बात नहीं है। यहाँ प्रतिभा को तवज्जो दी जाती है। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि राजनीति में कभी इस मुकाम तक मैं आऊँगा। हमारा ये फील्ड कभी नहीं रहा। माननीय मनोहर लाल जी से मुलाकात हुई, पूरा जीवन का नक्शा ही बदल दिया। मैं तो उनको आधुनिक युग का अम्बेडकर कहता हूँ। आज वोट बैंक की बात नहीं करता, आस्था जुड़ी है मनोहर लाल जी के साथ लोगों की। उस व्यक्ति ने आने के बाद हरियाणा प्रदेश के मायने बदल दिए, आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। हरियाणा जैसे प्रदेश में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने पूरा जीवन का नक्शा ही बदल दिया। आपको हैरानी होगी, 11,500 यूनिट ब्लड हरियाणा प्रदेश में इकट्ठा हुआ। समाज को दिशा और दशा देने का नेता का काम होता है, वो माननीय मनोहर लाल जी ने बखूबी दी। मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया था हरियाणा में, हरियाणा एक हरियाणा में। गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति समझ चुका है कि तुम्हारा हित कहाँ है। मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पंजाब केसरी की खास पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों तक उन शख्सियतों से मुलाकात करवाई जाए जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी खास मुकाम को हासिल किया हो। और आज के हमारे खास मेहमान इतने खास हैं कि उनका संघर्ष बहुत ही ज्यादा बारीकी से, बड़ी जमीन से शुरू हुआ। वो दलित नेता हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मीडिया एडवाइजर सुदेश कटारिया साहब मौजूद हैं। बात कर लेते हैं इनसे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। साहब, आपकी कहानी तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, पर आज की एक खास कहानी हमारे दर्शकों के लिए है कि एक दलित नेता आज ऐसे पद पर बैठा है। इससे पहले आप पूर्व में हरियाणा में भी काम कर चुके, अब आप केंद्र में भी काम कर रहे हैं। कटारिया साहब, कभी सोचा था यहाँ आएंगे और ये संघर्ष की शुरुआत हुई कहाँ से? मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि राजनीति में कभी इस मुकाम तक मैं आऊँगा और राजनीति भी करूँगा। अगर मेरे परिवार का इतिहास उठा के देखें तो पिछली 2-3 पीढ़ियों की बात बताता हूँ। मेरे पूरे परिवार से कोई पंचायत मेंबर भी नहीं रहा। हमारा ये फील्ड कभी नहीं रहा, कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि राजनीति में इस प्रकार से सक्रिय रूप में काम करना पड़ेगा। लेकिन 2014 में एक ऐसे राजनीतिक संत और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने पूरा जीवन का नक्शा ही बदल दिया। उनसे प्रभावित मैं इसलिए हुआ कि 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेकों नेक मुख्यमंत्री और सरकारें आई। किसी भी व्यक्ति ने, किसी पार्टी ने गरीब व्यक्ति की सुध नहीं ली। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो 1966 में हरियाणा बनने के बाद और आज तक का इतिहास उठा के आप देखें, उनका एक नारा वही 66 में था, वही आज है, गरीबी हटाओ का नारा। वो गरीबी हटी ही नहीं। लेकिन आज से 11 साल पहले एक ऐसे राजनीतिक संत ने हरियाणा प्रदेश में एंट्री की, उसने राजनीति के मायने ही बदल दिए। जो हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार के नाम से मशहूर था, चोरी चकारी के नाम से मशहूर था, जात धर्म के नाम पर मशहूर था, क्षेत्रवाद के नाम पर मशहूर था, जातिवाद के नाम पर मशहूर था, उस व्यक्ति ने आने के बाद हरियाणा प्रदेश के मायने बदल दिए, आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। कभी जीवन में कोई सोच सकता था कि हरियाणा जैसे प्रदेश में, जहां कांग्रेस के कार्यकाल में, उससे पहले चौटाला के कार्यकाल में, उससे पहले और दूसरे लोगों के कार्यकाल में, जहां सरकारी नौकरियों की सरेआम बोलियां लगती हो और सरेआम में पैरामीटर सेट किए जाते हो कि कौन सा रिश्तेदार क्या काम करेगा, कौन सा रिश्तेदार पेट्रोल पंप लगाएगा, कौन सा रिश्तेदार कॉलोनी काटेगा, कोई सोच सकता था कि इस प्रकार से योग्यता के आधार पर सब कुछ मिल जाएगा हरियाणा जैसे प्रदेश में? हरियाणा जैसा प्रदेश, मैं कह सकता हूं, बहुत बदनाम प्रदेश था इस मामले में। जो मुख्यमंत्री आता, एक ढर्रे पर काम करता रहा, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम। लेकिन इस राजनीतिक संत ने आने के बाद हरियाणा प्रदेश में राजनीति के मायने बदल दिए। कटारिया साहब,
शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो स्कूल की शुरुआत कैसे हुई और ये सफर सीएमओ से अब केंद्र में कैसे जा पहुंचा, इसके संघर्ष की कहानी अगर आप हमसे साझा करें। मैं जिला गुड़गांव के एक छोटे से गांव सिही सिकंदरपुर का एक स्थायी निवासी हूँ। मेरे परिवार में हम 7 भाई बहन हैं। 4 मेरी बहनें हैं, 3 भाई हैं। जी। बचपन कैसे गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, जब याद आती है तो रोना आ जाता है। जब मैं बचपन में था तो हमने छोटे भाई बहनों के साथ रोटी के लिए भी आपस में लड़ते झगड़ते देखा। इस प्रकार का बचपन और जवानी हमारी रही। कोई ऐसा वाकया जो आज भी आप याद करके मायूस करते हो और अब मन में आता हो कि हाँ, वो भी एक समय था जिसने सिखाया। 7 भाई बहनों की परवरिश मेरे फादर साहब और मेरी माँ जब कर रहे थे। फादर साहब स्कूल में पीएन थे। वो स्कूल से आने के बाद हमारे वहाँ जिला गुड़गांव में हम्म। झुंडे बहुत होते, झुंड, झाड़ियाँ जो। झाड़ियाँ, उनको काट के मूंज बनाई जाती थी, जिनकी खाट की बुनाई होती है, ठीक। जिसको रस्सी बोलते हैं। स्कूल में आने के बाद वो काटते थे, सारा परिवार उनको कूटता था, फिर उसको बांटा जाता था, बांट के तब खाट की बुनाई का काम करते थे। परिदृश्य मुझे आज भी बड़ा याद आता है कि फादर साहब किस प्रकार से कूट जाते थे। हम सारे के सारे लोग उसकी झुंडों की कटाई करके उसको कूटने में और बांटने में लग जाते थे। और उसके बाद एक जो खाट की भराई के लिए जो रस्सी होती थी, 2 रुपए की बिकती थी। याद है मुझे, वो दिन भी याद है, आज का दिन भी याद है मुझे। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी का, जो मुझे ऐसी कीचड़ में से उठा के लाए, ऐसी गरीबी में से उठा के लाए, और जिन्होंने वहां से उठाकर मुझे सीधा पार्टी का प्रवक्ता बनाया, मुझे मंच दिया, मेरी पहचान बनवाई। उनके माध्यम से ही मेरे राजनीतिक संत और मेरे राजनीतिक गुरु मनोहर लाल जी से भी मुलाकात उन्होंने करवाई। मैं बारंबार दिल की गहराइयों से उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सही मायने में जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को किस प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, राजनीतिक क्षेत्र में भी इन लोगों ने करके दिखाया। अपने आप में हैरानी वाली बात यह है कि आप जिस परिवार से आते हैं और जिस जाति से आते हैं, अमूमन उस जाति को दुत्कारा जाता है। पिछड़े वर्ग को आगे आने की रोक, एक ऐसी रोक है कि हरियाणा के अंदर तो हरियाणा में जितने भी एससी ओबीसीज हैं, ये शुरू से इस चीज के शिकार रहे हैं कि इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो आपको राजनीति में तकलीफ नहीं आई आगे बढ़ने में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की आपको महसूस होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी। यहाँ प्रतिभा को तवज्जो दी जाती है। प्रतिभावान व्यक्ति किसी भी कीमत पर रुक ही नहीं पाएगा। लेकिन ये हुआ तब है जब राजनीतिक संत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी प्रदेश की बागडोर संभाली और उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए। उसी का नतीजा सबसे जीता जागता उदाहरण मैं बैठा हूँ आपके सामने। ऐसे हजारों युवा और बहुत हैं। जिस जाति को, जिस समुदाय को वोटों का साधन समझा जाता हो, वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, कभी कोई सोच सकता है उसको राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं? कभी नहीं। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। कहने के लिए गरीब नहीं है, जो रियल में गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, दलित परिवार का व्यक्ति है, किस मुख्यमंत्री ने एडवाइजर लगाया है? नहीं लगाया। डंके की चोट पर कह सकता हूं। लेकिन उस राजनीतिक संत ने एक गरीब व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को, शोषित व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को उठाकर ना केवल गले से लगाया बल्कि बड़े मुकाम तक पहुंचाया। मैं तो उनको आधुनिक युग का अम्बेडकर कहता हूं। जिस प्रकार से दलित समाज के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लड़ाइयां लड़ी, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनको दिशा और दशा देने का काम किया, उसी तर्ज पर आज के आधुनिक अम्बेडकर हमारे मनोहर लाल जी ने दलित हित की लड़ाई लड़ी। एक ऐसे प्रदेश में जहां भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद कूट कूट के भरा हो, उसको 10 साल में एकदम धराशायी कर देना आसान काम नहीं है। कहने के लिए तो एक सेकंड में उन्होंने कह दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। हरियाणा प्रदेश में खास तौर पर दलित एकदम शोषित और पीड़ित था। आप इतिहास उठाकर देखें,
हर 18वें मिनट पर दलित उत्पीड़न होता था कांग्रेस के कार्यकाल में। कितने बड़े बड़े कांड आपको बता दूं मैं, दुलीना कांड, हरसोला कांड, जींद कांड, इतने बहुत सारे कांड हुए जहां पर पूरे के पूरे गांव दलित पलायन करने को उतारू हो गए। लेकिन मनोहर लाल जी के आने के बाद सब बातों पे अंकुश लगा, कोई बड़ी ऐसी घटना हुई नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सारी लचर व्यवस्था को बदल के रख दूंगा, और उन्होंने बदला। हरियाणा प्रदेश में दलितों की 3 मुख्य मांगे होती थी। 20 साल से मेरा भी राजनीतिक अनुभव है। मैं छोटा सा था, जब 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं देखता था कि मांग होती थी कि हरियाणा प्रदेश में भी अनुसूचित आयोग बने। छोटी छोटी उत्पीड़न जब दलितों पे होता था, बड़ा दिल्ली जाना पड़ता था, क्योंकि दिल्ली में ही था वो। कोई सुनवाई थी नहीं। कांग्रेस का कार्यकाल था, यहाँ तो एकदम लठराज था, कोई सुनवाई दलितों की नहीं थी। आदमी रैंक रैंक के मर जाए, कोई सुनवाई। सर्विस में भी काफी दिक्कतों का सामना, सर्विस में भी प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं था, बैकलॉग लागू नहीं हुआ। सफाई कर्मचारी आयोग की बहुत पुरानी मांग थी। मुझे याद है कि सफाई कर्मचारी आए दिन सीवर में घुस के उनकी मौत हो गई। सरकार का सिस्टम है। माननीय मनोहर लाल जी ने पहली कलम से सफाई कर्मचारी आयोग, पहली कलम से अनुसूचित आयोग, पहली कलम से प्रमोशन में रिजर्वेशन, पहली कलम से बैकलॉग लागू करने का काम किया। आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि वो आधुनिक युग के अम्बेडकर हैं। कटारिया साहब, पर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पर एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि रिजर्वेशन तो अब होनी ही नहीं चाहिए भारत के अंदर, और आप तो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बताया जाता है, और कई विपक्ष के नेताओं ने ये भी कहा कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। उनके हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। जिन लोगों ने 70 साल अपने राज में दलित उत्पीड़न को हर 18वें मिनट पर झेला हो, हर 18वें मिनट पर हरियाणा प्रदेश में बड़ी दलित उत्पीड़न की घटना हुई हो, वो लोग ये कह सकते हैं, बड़ी हैरानी की और शर्म की बात है। एक ऐसे संत और पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं जिसने एक एक करके सारी दलितों की समस्याओं को धराशायी कर दिया हो, खत्म कर दिया हो। आज आप इतिहास उठा के देखें, कितने दलित उत्पीड़न के कार्यकाल में केस उनके दर्ज हुए, कितने भारतीय जनता पार्टी के। तो आंकड़े वाली बात है, कोई निकलवा के देख ले। बिल्कुल। उनके समय में क्या होता था, हमारे समय में क्या होता है। कोई व्यक्ति सोच सकता है हरियाणा जैसे प्रदेश में जिसके घर पर छत नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं, वो एचसीएस भर्ती हो सकता है क्या? एचसीएस वो भर्ती होता था जिसके घर में 10 करोड़ रुपए हो, कि 2 करोड़ पहले जमा करने पड़ेंगे, कम से कम करोड़ों की बोलियां लगती थी। और ऐसे ऐसे परिवार जिसके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो एचसीएस भर्ती कर दिए। ये छोटी बात है क्या? सही मायने में दलितों के लिए राम राज है। कटारिया साहब, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। लोकसभा के चुनाव में एक नारनौल में एक महिला मुझे मिली जी, बुजुर्ग महिला थी जी। जैसे हम कंपेन करके चले तो किसी ने बता दिया मनोहर लाल जी के मीडिया एडवाइजर हैं। भागी भागी आई, भाई मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं बोले माता जी क्या हुआ? बोलो मेरे घर चलना पड़ेगा। चुनाव का समय था, चलो जी चल देते हैं। हम बैठे वहां चाय पानी भी, अंदर ले गई मुझे। उसका पूजा घर में मनोहर लाल जी की फोटो लगी थी। क्या बात है? आंखों में आंसू आ गए देख। मतलब वो मनोहर लाल जी की पूजा करते थे। बोले माता जी ये कैसे? बोलो हमारे लिए भगवान है। मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, मजदूरी करके मैंने 2 बच्चे पाले हैं। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या मैंने प्रताड़ना झेल ली, किस प्रकार से मैंने मजदूरी करके बड़े किए। गांव का भी सहयोग रहा है, मदद की है। अगर मनोहर लाल जी ना होते तो चपरासी ना लगाता इनको कोई। आज एक सब इंस्पेक्टर, एक पटवारी है। इससे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता, साक्षात भगवान है। बोलो इसलिए तेरे को चाय पिलाई मैंने, उसको मीडिया एडवाइजर है। कितनी बड़ी आस्था, कितने बड़े लोग, कितना बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा है। आज वोट बैंक की बात नहीं करता, आस्था जुड़ी है मनोहर लाल जी के साथ लोगों की। आज जो तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है ना, उसी नीति का और उस नियत का नतीजा है कि युवा मनोहर लाल जी को पसंद करता है। युवा दलित नहीं, 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के सारे बच्चे एक मुश्त, चाहे किसी भी समाज के हो, मनोहर लाल जी के फैन है। आज जिस प्रकार से आप देखिए, ये जो कोचिंग सेंटर है जो उनमें भीड़ उमड़ी है ना, उसका नतीजा सिर्फ मनोहर लाल जी है। जो उन्होंने बिन पर्ची बिन खर्ची और योग्यता के आधार पर नौकरियां दी है, आज उसका नतीजा है कि हर व्यक्ति, हर नौजवान कोचिंग सेंटर में जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है। जो नौजवान नशे की तरफ भागता था, चोरी चकारी करता था,
आज पढ़ाई कर रहा है। अगर उसकी गहराई में आप जाएंगे तो मनोहर लाल जी निकलेंगे। वो मनोहर लाल जी का नतीजा है। उसी का नतीजा तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। कटारिया साहब, इसमें एक और चीज ऐड करना चाहेंगे, ऐड ऑन करना चाहेंगे। दलित समाज जो है आज कहीं ना कहीं रिजर्वेशन तो ले ही रहा है, परंतु एक एक चीज ये भी देखने की है कि बच्चों का पढ़ाई की तरफ जो ध्यान है वो छूटता चला जा रहा है। उसके कारण कई मायने हो सकते हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग है, उस हिसाब से अवेयरनेस नहीं है, चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो आपकी सरकार या आप अपने पर्सनल लेवल पर लोगों से मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, या कुछ शिक्षा को लेकर कुछ खास मुहिम आपने छेड़ी हो कि जिससे बच्चा पढ़ने की तरफ तो अग्रसर हो? बहुत सारी सोशल मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर चलती रहती है, चाहे महापुरुषों को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, जी। चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 360 दिन में से 360 दिन काम करती है। जी। आपने कभी देखा होगा, इतिहास उठाकर देख लो, कोई ना कोई कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, सोशल मूवमेंट। बिल्कुल। आपने देखा होगा, बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है, बड़े बड़े नेताओं के जन्मदिन पर बड़े बड़े गिफ्ट आते हैं। किसी का केक काट कर, किसी का डांस करके, किसी का ढोल नगाड़े बजाकर, किसी का फूल मालाओं से, किसी का बुक्के देकर स्वागत किया जाता है। इस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं का जन्मदिन मनाया जाता है। जी। और आज ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में जब माननीय मनोहर लाल जी का जन्मदिन था तो देश में युद्ध के कगार थे, देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था। बिल्कुल। उस समय उस व्यक्ति की सोच देखो। जी। उन्होंने कहा, आज देश को आवश्यकता है, आज इस प्रकार की परिस्थिति है कि मेरे जन्मदिन पर ब्लड डोनेट किया जाए। जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से ब्लड डोनेट कर सके वो डोनेट करे। आपको हैरानी होगी, 11,500 यूनिट ब्लड हरियाणा प्रदेश में इकट्ठा हुआ। अगर कल को कोई हादसा हो जाता, अगर इस प्रकार की युद्ध की कोई परिस्थिति आ जाती तो हमारे नौजवानों को काम नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में भी ऐसी सोच रखने वाले नेता मुझे लगता है बिरले ही होंगे। समाज को दिशा और दशा देने का नेता का काम होता है, वो माननीय मनोहर लाल जी ने बखूबी दी। उन्होंने जो दिशा और दशा हरियाणा प्रदेश में दिखाई, जो नीति हरियाणा प्रदेश में बनाई, बखूबी आज के मुख्यमंत्री, हमारे युवा और नौजवान मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री बखूबी उसको निभा रहे हैं। मनोहर लाल जी से जब भी कभी आप मिलते हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं, जब आपके पास कोई भी पद नहीं था, सिर्फ आप प्रदेश प्रवक्ता थे उस समय पे, तो कैसे सीएमओ में एंट्री हुई, फिर उसके बाद केंद्र में जाना हुआ, इसके पीछे का क्या संघर्ष है, और क्या आपकी बात हुआ करती थी उन दिनों मनोहर लाल जी से, और आपको कैसे पता लगा कि अब आप सीएमओ में एक उच्च पद पर बैठने वाले हैं? पहली ऐसी पार्टी है जो नारेबाजी नहीं करती, उसको अमली जामा में पहनाती है। मनोहर लाल जी ने एक नारा दिया था हरियाणा में, हरियाणा एक हरियाणवी है जी। उसको चरितार्थ करके माननीय मनोहर लाल जी ने दिखाया। जिस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी ने योग्यता के आधार पर नौकरी में पारदर्शिता लाई है, वही पारदर्शिता पॉलिटिकल उसमें भी वो प्रयोग करते हैं। मतलब परिवारवाद वाला तो सीन खत्म कर दिया जी। मेरे को आधे लोगों को पता ही नहीं था मैं दलित हूँ। अच्छा। 100%। अच्छा। आधी सरकार को ये नहीं पता था मैं दलित हूँ। यहाँ प्रतिभा बोलती है, काम बोलता है। प्रतिभा के बल पर कोई भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता आगे जा सकता है। आपको उदाहरण पर तौर पर बता रहा हूँ, सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। जिसके खाने के लिए रोटी ना हो जिसके घर में, उसको हरियाणा प्रदेश में सीएम रहते हुए भी मीडिया एडवाइजर लगा और केंद्र में मीडिया एडवाइजर लगा। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। दूसरा बड़ा उदाहरण हरियाणा प्रदेश में आपको बताता हूँ, कृष्ण लाल पंवार जी का जी, कैबिनेट मंत्री। पहले टर्म में कैबिनेट मंत्री थे, दूसरे टर्म में वो हार गए थे। चुनाव हारने के बाद एक दलित व्यक्ति को, वंचित समाज के व्यक्ति को राज्यसभा सांसद भेजना छोटी बात नहीं है। जहां 100 करोड़ 200 करोड़ की बोलियां लगती हो राज्यसभा सांसद के लिए, जिसकी पीढ़ी चवन्नी ना लगी हो, ऐसा दलित व्यक्ति जो चुनाव हार गया हो, चुनाव हारने के बाद उसको राज्यसभा भेज दिया हो, एक राजनीतिक संत कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको पता कैसे चला कटारिया साहब की आपकी सीएमओ में नियुक्ति होने वाली? उससे पहले मनोहर लाल जी से कुछ बात हुई आपकी? समय समय पर प्रवक्ताओं से माननीय मनोहर लाल जी बातचीत करते रहे। प्रवक्ताओं से नहीं, हर एससी मोर्चे के व्यक्ति से, बीसी मोर्चे की कभी बुला लिए, कभी महिला मोर्चा, कभी युवा मोर्चा, कभी प्रवक्ता, कभी दूसरे लोग, समय समय पर माननीय मनोहर लाल जी संवाद करते रहते थे। और माननीय मनोहर लाल जी ऐसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे जिसकी नॉलेज में छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कार्यकर्ता हर की काबिलियत
और प्रतिभा उनकी डायरी में नोट होती है। हर व्यक्ति से बात करते हैं, हर तबके से मिलते थे, सामाजिक संगठनों से मिलते थे। वो कहते हैं कि वो अपने पुराने लोगों को छोड़ा नहीं करते। पुराने लोग, हाँ बिल्कुल, पुराने लोग भी, प्रतिभा उनके लिए बहुत मायने रखती है। प्रतिभावान व्यक्ति कोई भी पीछे नहीं रहेगा, कम से कम इस कार्यकाल में, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में। ये आप निश्चित होके आप बैठ जाएं, आप काम करते रहें, आपकी काबिलियत के अनुसार आपको काम मिलेगा। समझ गए। तो उनके कार्यशैली के बारे में जानना चाहेंगे। जिस समय वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और अब केंद्र में हैं, तो वर्कलोड भी बड़ा होगा। तो दिनचर्या किस तरीके से रहती आपको है? सोच के बड़ी हैरानी होगी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जब हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, तो 12 एक नॉर्मल बज जाया करते थे। हम हैरान होते थे, कभी कभी 11 बजे मीटिंग बुलाते थे हमारी, अधिकारियों की, प्रवक्ताओं की, कि आज प्रवक्ताओं 11 की। बजे प्रवक्ता हो। हम्म। ऐसे भी होते थे प्रवक्ता सो के भी आते थे, यार 11 बजे जी तक सो लिया जाए। जी। उस समय मनोहर लाल जी की ऊर्जा ऐसी होती है जैसे सुबह उठे हो। और वो सारा दिन काम करके फिर सारा दिन शाम को काम करके 11 रात को बजे 11 बजे बैठक लेते थे। जी। और दिल्ली में तो उससे भी आगे हैं। हमारे अधिकारी कहते हैं कि माननीय मनोहर लाल जी का दिन तो रात को 11 बजे निकलता है। अधिकारी कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। जी। उनकी काम करने की क्षमता, उनमें जोश और लगन, आज भी एक नौजवान और वही चीज आपके सैनी साहब में भी नजर आ रही है, अब हमें लग उसी रहा के है। नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सैनी साहब ने बहुत दिन काम किया उनके साथ। 1996 में मनोहर लाल जी बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि 1996 में नायब सैनी जी मेरे से जुड़े थे। तो 1996 से आज तक बड़ा लंबा समय हो जाता है। तो आदमी के संस्कारों का भी फर्क पड़ता है, किस संस्कार में पले हैं, कौन सी रीति नीति में पले हैं। तो नायब सैनी जी का बहुत लंबा अनुभव माननीय मनोहर लाल जी के साथ है। उसी का नतीजा है आज हरियाणा प्रदेश में एकदम स्टैब्लिश होके युवा जोश के साथ काम कर रहे हैं। आज पहला ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश का होगा, इसके विपक्ष के विधायक भी तारीफ मंच पे करते हैं, सरेआम करते हैं। ऐसे 3-4 विधायक अभी हैं कांग्रेस के, अभी फिलहाल, जिन्होंने खुलेआम मंच पे नायब सैनी जी की तारीफ की हो, काम की तारीफ की हो। तो काम को तवज्जो देते हैं। मनोहर लाल जी से सीखा है, उन्हीं की रीति नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री जनसंवाद किया करते थे उस समय में, जब मुख्यमंत्री होते थे, पूर्व मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, मनोहर लाल जी की, जब वो मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा के, तो जनसंवाद करके एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो क्या समझते हैं कटारिया साहब, वो कार्यक्रम का आम जन पर क्या असर पड़ता था? कुछ ऐसी रोचक कहानी आप जानते हो? मनोहर लाल जी की सोच रही है कि प्रदेश की आम जनता से मैं कनेक्ट रहूं, आम जनता की और वो भी समस्याएं जानूं। एक उन्होंने तकनीकी उसमें हाँ, जो नई चीज लाए कि पीपीपी के माध्यम वर्चुअली से, हम हाँ जुड़ेंगे वर्चुअली, उससे। और हाँ पीपीपी के माध्यम से जो परिवार पहचान पत्र, हाँ जो पीपीपी स्कीम लागू जी की मनोहर लाल जी जी ने, जी। आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। हम्म, और एक ऐसा माध्यम है, जब हम गांव में जाते थे, हम्म, पूरा डाटा मनोहर लाल जी लेके जाते थे कि किस बच्चे का कब जन्म हुआ और कब किसका जन्मदिन है। वो डाटा भी गांव में उसके मनोहर लाल जी के पास होता था। और जिस बच्चे, जिस बुजुर्ग का, जिस महिला का जन्मदिन होता था, उसको बुला के सम्मानित भी करते थे। जी। पीपीपी का कमाल है जो मनोहर लाल जी ने स्कीम लागू की। हम्म, मनोहर लाल जी की सोच रहती थी कि मैं आम जन से कनेक्ट होकर उनकी समस्याएं जानूं। और आप जन लोगों की भी संवाद, ड्यूटी लगा हाँ देते थे वो बिल्कुल, कि भाई यहाँ जाके आओ जाके आओ। हाँ अलग अलग व्यक्तियों की ड्यूटी लगाते थे, आप वहां जाइए, आप वहां जाइए। खुद भी जन संवाद करते थे। आम आदमी से बात करने की उनकी चाह थी, आम आदमी से कैसे कनेक्ट हो। और उस नीति का ही नतीजा है तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनी। जबकि कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर एक भी नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि बनेगी। आपका लोकसभा में जो चुनावी ग्राफ था वो गिर चुका था, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आए तो हर एक न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर ये कहने लगा कि भारतीय जनता पार्टी तो हरियाणा से साफ है। ना सिर्फ न्यूज चैनल बल्कि विपक्ष बड़ा कॉन्फिडेंट था। पर बीच में कुछ ऐसे बयानात आए जो आपने सुने भी होंगे नौकरी को लेकर, और कई ऐसी घटनाएं घटी। तो कटारिया साहब, आपका गणित क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा जादू चला कि आप लास्ट में चमत्कार कर गए? लोकसभा में जो कांग्रेस का झूठ था वो चल गया। झूठ कौन सा था? उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि ये तो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, अंबेडकर जी को मानने वाले लोग नहीं है। संविधान बचाओ रैली, संविधान बचाओ रैली इन्होंने की, बड़े स्तर पे करके इन्होंने कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम है, और कामयाबी हो गए। लेकिन लोकसभा के बाद जब लोगों ने आकलन किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब फील्ड में गए, जब सच्चाई पता चली कि अंबेडकर जी की सबसे बड़ी दुश्मन तो कांग्रेस है। अंबेडकर जी को लोकसभा जाने से रोका,
राज्यसभा जाने से रोका। अंबेडकर जी को कभी सक्सेस ही नहीं होने दिया। अगर अंबेडकर जी को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा कठिनाई और दिक्कत किसी की आई तो कांग्रेस पार्टी ने की है। जब लोकसभा का चुनाव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लड़ रहे थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना पीए उसके सामने करके चुनाव लड़ा दिया। लोगों को सच्चाई जब पता चली, अरे यार ये तो एकदम उल्टा है, तो उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ लोगों को सच्चाई पता चली। योग्यता के आधार पर जो नौकरियां मनोहर लाल जी ने दी है, उसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब और दलित परिवार को हुआ है। क्योंकि उनका रखवाला कोई था नहीं, पैसे उनके पास थे नहीं, नेता उनके पास था नहीं, लाइजन उनके पास थे नहीं। सबसे जो बड़ा फायदा हुआ तो दलित वर्ग को और गरीब वर्ग को व्यक्ति को हुआ, तो उनका झूठ का पर्दाफाश हुआ, लोगों की समझ में आ गई, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बिल्कुल। तो कटारिया साहब, जनता से आप मिलते हैं, हरियाणा में आपके दौरे भी हम देख रहे हैं कि लगातार चल रहे हैं, तो जनता की क्या समस्या समझते हैं और कैसे समाधान करते हैं, और आगे का विजन क्या लेकर चल रहे हैं आप देखो, मैं तो अपने समाज के लिए खासकर? धन्यवाद करता हूं उस राजनीतिक संत का जिसने जिम्मेदारी तो मेरे को मीडिया एडवाइजर की दी। मीडिया एडवाइजर का काम क्या होता है? मीडिया से समन्वय बनाना। मुख्यमंत्री मीडिया में समन्वय बनाकर पार्टी और सरकार की गतिविधियां और जो नीतियां जो पार्टी बनाती है उसको जन जन तक पहुंचानी, यही तो काम है। लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज दलित होने के नाते ये भी दिया कि अपने समाज के हकों हकों की लड़ाई लड़ो, अपने समाज की पीड़ा समझो, अपने समाज का दुख दर्द दूर करो। मैं धन्यवाद देता हूँ उस राजनीतिक संत का जिन्होंने कहा कि अपने समाज की भी सुध लो। अगर समाज में किसी प्रकार की कोई कहीं सुनवाई नहीं होती है प्रशासन में, सरकार में, तो उनकी मदद कीजिए। तो मैं तो एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए भी, सरकार के लिए, दलितों के लिए। वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है जो गरीब व्यक्ति की सुनवाई होती है। नहीं तो और पार्टियां तो उनको वोटों का साधन समझती है, वोटों का साधन समझ के इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करके उनको भूल जाती है। कांग्रेस का 1966 से आज तक, जब से हरियाणा बना है, जब से आज तक एक ही नारा है, गरीबी हटाओ। उस दिन भी वही नारा था, आज तक गरीबी हटी नहीं। सही मायने में गरीबी हटाई है, दलितों के हकों हकूक की लड़ाई किसी ने लड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई है। जिस हिसाब से आप भी बिजी रहते हैं, तो परिवार को समय दे पाते हैं आप? देखो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है राष्ट्र सर्वोपरि, जब आदमी उस परिपाठी में ढल जाता है, बिल्कुल उनकी रीति नीति में ढल जाता है, तो हम कहते हैं हमारे खून में आ चुका है राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, सेकेंडरी समाज है, तीसरा परिवार है। तो भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी है, वो कम ही समय दे पाता है, उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अब दिल्ली में तो आपने बहुत बड़ा चमत्कार किया ही, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक तरीके से आप लोगों ने ध्वस्त ही कर दिया, पर पंजाब में मामला मुश्किल लगता है। कटारिया साहब, आपका गणित क्या कहता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सीटें ले पाएगी या नहीं? आज आपके चैनल पे मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर आपका चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है आपका, बहुत बड़ा तंत्र आपका काम कर रहा है। आप सर्वे करिए, गांव में जाइए, गरीब आदमी उत्साहित है, एकदम हरियाणा की तर्ज पे वहां बदलाव होगा। गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति समझ चुका है कि तुम्हारा हित कहाँ है। क्षेत्रीय दल धराशायी हो जाएंगे, कांग्रेस वहां कहीं भी नहीं है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कुछ दिनों में, एक महीने के अंदर अंदर हम दोबारा मिलेंगे, आप ही खुद कह दोगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सैकड़ों नेता लाइन में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। सत्ताधारी पार्टी जो पंजाब में सत्ता के अंदर है इस वक्त, सत्ताधारी पार्टी के सैकड़ों नेता, बड़े बड़े नेता, बम पर ज्वाइनिंग होगी। आप देखना, एक महीने के बाद, बात कह रहे हैं कटारिया हाँ, एक महीने के बाद हर चैनल कहने लगेगा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और पंजाब के और हरियाणा के साथ लगते कई मुद्दे हैं, चाहे वो नशे का हो, बेरोजगारी का हो। पंजाब में नशा तर्ज पर बहुत ज्यादा बिक रहा है और उसका असर हरियाणा में भी आ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ प्लानिंग है आप लोगों की या सोचा है? लोग यही सोच रहे हैं कि इसका अगर सबसे बड़ा पैरामीटर है इन सब चीजों को खत्म करना है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी जो गरीब की सोचती है, नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करती है, आम आदमी को सरकारी सुख सुविधाएं कैसे मिले इसके लिए प्रेरित करती है। दूसरी पार्टी तो प्रलोभन देके आगे बढ़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम की बात करती है, राष्ट्र धर्म की बात करती है, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात करती है। गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधा मिले, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो पंजाब के लोगों के, गरीब लोगों के समझ में आ चुका है कि हमारा हित यहाँ है,
और उन्होंने मन बना लिया है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। कटारिया साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ये जो हमारा कार्यक्रम है, हम युवाओं के लिए खास ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है, और आज का युवा बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ों में व्यस्त है। जैसे रियल लाइफ से रील लाइफ में आ गया है वो, सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहना, काम ना करना, नशे की तरफ चले जाना। आप क्या समझते हैं कटारिया साहब, एक हमारे भारत के युवा को सही दिशा देने का क्या मार्ग हो सकता है कि वो अपनी डेली लाइफ में कुछ अच्छे रूटीन फॉलो कर सके और जिस पद पर आप हैं वो कामयाब भी हो सके? बिल्कुल एक अच्छा सवाल है आपका, और जागरूकता चलानी चाहिए। हुँ, जिस प्रकार से आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा ब्रांड चैनल है, आपका बड़ा तंत्र है, आप लोगों को सोशल मूवमेंट चलानी चाहिए। बिल्कुल सच बात है ये। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, पार्टी भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन आप लोगों का इसमें अहम योगदान रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। रियल लाइफ से रील लाइफ में युवा आ रहे हैं। बिल्कुल। इसको जागरूक करने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं बदलाव करने की आवश्यकता है। हुँ, तो इसमें आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी स्तर पे, संगठन के तौर पर हम भी इसमें दिन-रात मेहनत करके और आगे बढ़ेंगे। आखिरी में सर हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश सर? तो मैं तो बधाई देता हूँ आपके चैनल को कि आप एक ऐसे छोटे-छोटे कार्यकर्ता जो एक ज़मीनी स्तर से ऊपर उठकर कहाँ पहुँचे, उनकी सच्चाई दिखा रहे हैं लोगों को, तो लोगों को एक प्रेरणा भी मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बधाई के पात्र तो हैं, ये इस प्रकार से मुमकिन है, छोटी-छोटी मतलब हाँ, आपकी कहानी सुने तो ये मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, लोगों को अच्छा भी लगेगा और बिल्कुल। आप बधाई के पात्र भी हैं कि ऐसे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं को आप इस प्रकार से हुँ, प्रोत्साहित करते हो। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। ज़रूर मुझे लगता है, मुझे देख के बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया कटारिया साहब हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।